नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। यहाँ पर इस तस्वीर को आप देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम एक एक नियम भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि एक एक नियम की हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में क्या भूमिका है। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि एक एक नियम को किस प्रकार हम ऐसी परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और हम अनेक वस्तुओं को एक गुट में उनका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम में हम ऐसी परिस्थिति के बारे में भी जानेंगे जिस परिस्थिति में हमें एक व्यक्ति के काम करने की स्थिति ज्ञात हो और हम अन्य व्यक्तियों को एक साथ एक गुट में प्रयोग कर उस काम के कितने गुना काम कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एक नियम की भूमिका को जानें। इसकी शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 4 आम हैं। अगर आप 4 आम कुल 100 रुपए में खरीदते हैं तो बताइए आपको 3 आम के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं हमें कितने रुपए देने होंगे? अगर आपका उत्तर 75 रुपए है तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, हमें 3 आम के लिए कुल 75 रुपए देने होंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ पर हमने किस नियम का प्रयोग किया? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने एक एक नियम का प्रयोग कर यह पता लगाया कि अगर हमें 4 आम के कुल दाम दिए हुए हैं तो हमें 3 आम के कुल कितने दाम देने होंगे। तो कुछ इस प्रकार हम एक एक नियम को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जिसमें हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और हम अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर पाए। तो आइए हम दोबारा एक सवाल से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक गुब्बारा है। इस एक गुब्बारे की कीमत 5 रुपए है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 5 गुब्बारे दूंगा तो क्या आप बता सकते हैं मुझे इन 5 गुब्बारों के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पहले गुब्बारे के लिए 5 रुपए दूंगा, फिर अगले गुब्बारे के लिए 5 रुपए दूंगा, फिर तीसरे गुब्बारे के लिए भी मुझे 5 रुपए देने होंगे, फिर अगले गुब्बारे के लिए 5 रुपए और अंतिम गुब्बारे के लिए भी मुझे 5 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो मैं बार बार 5 रुपए ही दे रहा हूँ, है ना। और इन 5 रुपए को मैं बार बार जोड़ रहा हूँ। तो जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तब हम गुना का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ 5 को 5 बार जोड़ा था तो हम 5 को 5 से गुना करेंगे। 5 को 5 से गुना करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होती है वह 25 होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन 5 गुब्बारों के लिए हमें 25 रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर जो हमें 5 रुपए था वह क्या था? तो 5 रुपए हमारा ये एक वस्तु का मूल्य था। और जो हमने यहाँ 5 लिख रखा है यह क्या था? तो यह हमारे वस्तु की संख्या थी कि यहाँ पर कुल कितनी वस्तुएं हैं। उसके बाद आप इस तरीके से एक सूत्र ज्ञात कर सकते। इस सूत्र के हिसाब से एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक वस्तु के मूल्य से जितनी वस्तुएं हैं यानी कि कुल वस्तुओं की संख्या से हम गुना कर देंगे। तो इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही हमारा उस वस्तुओं का मूल्य होगा। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि अगर 1 किलो सेब का मूल्य कुल 60 रुपए है तो बताइए 6 किलो सेब के लिए हमें कुल कितने पैसे देने होंगे। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए अब हम ऐसी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हमें एक व्यक्ति के काम करने की स्थिति ज्ञात होगी और अन्य व्यक्ति भी बराबर काम करते हैं और कुल जोड़कर सारे व्यक्ति कितना काम करके देंगे यह हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम दोबारा एक सवाल से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि खेतों में जब धान रोपाता है तो कई लोग मिलकर काम करते हैं। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति 3 कट्ठा जमीन पर धान अकेले एक दिन में रोपता है तो बताइए कि 2 व्यक्ति मिलकर कितने कट्ठे जमीन पर धान रोपेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 3 कट्ठा जमीन पर धान रोप रहा है तो इसी प्रकार अगला व्यक्ति भी 3 कट्ठे जमीन पर धान रोप सकता है। तो हम 3 कट्ठा पहले व्यक्ति का व 3 कट्ठा अगले व्यक्ति का अगर जोड़ लें तो हमें उत्तर ज्ञात हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि कुल हमें 3 कट्ठा गुने 2 यानी कि कुल 6 कट्ठा जमीन पर
दो व्यक्ति मिलकर धान रोप सकते हैं। तो हम इस प्रकार एक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं कि अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया काम कुछ एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को अगर हम गुना कर लें कि कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि कुल कितने जमीन पर या फिर कहें तो कुल कितनी संख्या पर वह काम हमें प्राप्त होगा। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा और इस बार देखते हैं कि क्या आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए, थोड़ा सा कठिन है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि दो व्यक्ति मिलकर कुल 8 कट्ठे जमीन पर धान रोपते हैं, तो आप बताइए कि अगर 5 लोग मिलकर काम करेंगे तो कुल कितने कट्ठे जमीन पर ये साथ में धान रोप सकते हैं। तो यह पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि एक व्यक्ति अकेले कितने कट्ठा जमीन पर धान रोप सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि कुल हमारे पास कितना संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पे कुल 8 कट्ठा जमीन है और इसे दो लोग मिलकर रोप रहे हैं। तो हम इसका विभाजन 2 से करेंगे। तो 8 का जब हम विभाजन 2 से करते हैं तो हमें मालूम है कि 2 वह संख्या है जो दोनों ही संख्याओं का विभाजन कर सके। तो हम 8 को पहले विभाजन करेंगे 2 से, तो हमें 4 कट्ठा ज्ञात होगा। इसके बाद 2 को विभाजन करेंगे 2 से, तो हमें 1 ज्ञात होगा। और किसी भी संख्या को जब हम 1 से विभाजन करते हैं तो हमें दोबारा वही संख्या ज्ञात होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुल 4 कट्ठा जमीन होगा जो एक व्यक्ति अकेले रोप रहा होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम हर व्यक्ति के 4-4 कट्ठे लें तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति 4 कट्ठा जमीन रोप रहा है। अब हम कह सकते हैं कि हम हर व्यक्ति के किए गए काम को साथ में जोड़ लेंगे। तो हम पहले व्यक्ति के 4 कट्ठे को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, फिर दूसरे वाले व्यक्ति के 4 कट्ठे जमीन को तीसरे से जोड़ेंगे। इसके बाद इसी तरीके से चौथे वाले व्यक्ति का 4 कट्ठा व अंतिम वाले व्यक्ति का 4 कट्ठा जमीन, सारे जमीनों को हम साथ जोड़ लेंगे। तो जो आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, तो हम फिर से गुणन का प्रयोग करेंगे। तो 4 कट्ठा का जब हम 5 से गुना करेंगे तो जो हमें गुणनफल ज्ञात होगा वह होगा 4 गुने 5 का 20, और जमीन को हम कट्ठा के मात्रक में नाप रहे थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 कट्ठा। तो कुल 5 लोग मिलके 20 कट्ठा जमीन को रोपेंगे। तो आप कह सकते हैं कि फिर से मैंने इसी सूत्र का प्रयोग किया है कि अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया काम निकालने के लिए हम एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम को गुना कर देंगे कि कुल कितने व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर 1 किलो सेब का मूल्य 60 रुपए है तो 6 किलो सेब के लिए हमें मूल्य कितना देना होगा। तो आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। 1 किलो सेब का दाम है कुल 60 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो सेब को हम 6 बार जोड़ेंगे और फिर से हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जैसा कि हमने शुरुआत में सीखा था। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक वस्तु की संख्या को गुना कर देंगे कि कुल कितनी वस्तुएं हम ले रहे हैं, या फिर कहें तो वस्तुओं की संख्या से। तो इस आधार पर 6 किलो सेब का मूल्य जो होगा वह 1 किलो सेब के मूल्य से हमें गुना करना होगा कुल 6 किलो को, यानी फिर कुल वजन को। तो 1 किलो सेब का मूल्य हमें मालूम है कि कुल हमारे पास जो 1 किलो सेब का मूल्य था वो था 60 रुपए, और कुल वजन जो हम ले रहे थे सेब का वह था 6 किलो। अब हम 60 को 6 से जब गुना करेंगे तो जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह 360 होगा, और जैसा कि हमें मूल्य ज्ञात करना था तो हम इसे कहेंगे कि कुल हमें 360 रुपए देने होंगे। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो अब आपके लिए अगला सवाल कि अगर 3 व्यक्ति मिलकर 45 गेहूं का बोरा बनाते हैं तो बताइए 4 व्यक्ति मिलकर कितने गेहूं का बोरा बनाएंगे। आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर अपने घर पे ज्ञात करेंगे। मैं आपको इसका उत्तर अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि एक एक नियम का प्रयोग हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके बाद हमने ऐसी परिस्थिति के बारे में भी सीखा जिसमें एक वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात हो और हम कुल अनेक वस्तुओं को एक साथ उसका मूल्य कितना होगा यह ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने ऐसी परिस्थिति के भी बारे में सीखा जिसमें हमें एक व्यक्ति के काम करने की परिस्थिति मालूम हो, और इसी प्रकार अन्य व्यक्ति अगर साथ मिलकर काम करें तो कुल कितना काम ज्ञात होगा यह हम
पता लगा सकते हैं एक एक नियम के द्वारा। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले ऐसी परिस्थिति के बारे में सीखेंगे जिसमें अधिक वस्तुओं का मूल ज्ञात हो और हमें एक वस्तु का मूल ज्ञात करना पड़े। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि काम और समय के बीच में क्या परिप्रेक्ष्य है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।